हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 21 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग गुआनेथिडिन एक्स वाई। सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग है, क्या नाम है इसका? गुआनेथिडिन। ये कैसे एक्ट करता है? गुआनेथिडिन जो है वो आपका एडेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर होता है, जो कि आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक एडेनर्जिक न्यूरॉन पे जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है उसको इंटरफेयर करके अपना एक्शन, सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो गुआनेथिडिन है, इसके बारे में बात करें तो ये आपका एक पोलर गुआनिडिन, इट इज़ अ पोलर गुआनिडिन कंपाउंड, जो कि आपके एडेनर्जिक नर्व एंडिंग से एक्टिवली टेकअप होता है बाय एक्टिव अमाइन ट्रांसपोर्ट। और इसके मेनली 3 जो इम्पॉर्टेंट एक्शन रहते हैं। इसके पहले एक्शन की बात करूं तो ये नॉर एड्रेनलिन को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम द स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। दूसरा इसका जो एक्शन है वो है, ये नर्व इम्पल्सेस को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स नर्व इम्पल्सेस जो कि आपके कपल्ड रहती हैं विद द रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन। एंड थर्ड जो इसका मेन इम्पॉर्टेंट एक्शन है वो है कि ये नॉर एड्रेनलिन अपटेक के साथ एंगेज करता है एंड उसको ब्लॉक कर देता है। कहाँ पे? एक्सोनल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ये लोकेशन आपको याद रखनी है। एक्सोनल मेम्ब्रेन पे नॉर एड्रेनलिन अपटेक को ब्लॉक कर देता है। ये 3 इसके मेन आपको एक्शंस जो हैं वो याद रखने हैं किसके? गुआनेथिडिन के। एंड अभी मार्केट से इसको जो है वो हटा दिया गया है, गुआनेथिडिन को, काफ़ी टाइम पहले। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रिपल रिस्पॉन्स अपॉन इंजेक्शन ऑफ हिस्टामाइन इज नेम्ड। पहला स्टेज जो कि आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स में देखने को मिलता है जब हिस्टामाइन का इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका रहता है फ्लश। इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसमें ट्रिपल रिस्पॉन्स में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली कि इसमें इंजेक्शन दिया जाता है किस चीज़ का, किस ड्रग का? इसमें हिस्टामाइन का इंजेक्शन दिया जाता है। किस रूट के थ्रू दिया जाता है? इट इज़ गिवन बाय इंट्राडर्मली। ठीक है, इंट्राडर्मली इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है उसमें 3 स्टेजेस मेन रहते हैं, जिसमें आपका पहला स्टेज आता है फ्लश, या फिर इसको रेड स्पॉट भी कहा जाता है। फ्लश स्टेज को रेड स्पॉट भी कहा जाता है। एंड ये आपका इंटेंस कैपिलरी डायलिटेशन की वजह से होता है। इट इज़ ड्यू टू इंटेंस कैपिलरी डायलिटेशन। दूसरा स्टेज जो इसमें रहता है, सेकेंड स्टेज इज व्हील। व्हील जो है वो फ्लूइड की एक्सुडेशन की वजह से होता है। इट इज़ ड्यू टू द एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड्स, कहाँ से? फ्रॉम कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। कैपिलरीज और वेन्यूल से जो फ्लूइड होता है उसकी एक्सुडेशन की वजह से सेकेंड स्टेज आता है व्हील। देन आपका जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज आपका होता है फ्लेयर, जो कि आपका बेसिकली जो भी सराउंडिंग एरिया होता है वहाँ पे रेडनेस हो जाती है। वो आपका रहेगा थर्ड स्टेज, दैट इज़ फ्लेयर, जो कि आपका मेनली आर्टेरियोलर डायलिटेशन की वजह से होता है। इसमें आपको तीनों स्टेज पता होनी चाहिए कि फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, सेकंड स्टेज को एंड थर्ड स्टेज को क्या कहते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया, फर्स्ट स्टेज आपका आ गया फ्लश, सेकंड आ गया व्हील, थर्ड आ गया आपका फ्लेयर। ये तीनों स्टेज आपको पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोक्रिसोल हैज़ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स अटैच टू इट। क्लोरोक्रिसोल में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो अटैच रहते हैं? इसमें आपका एक जो है वो मिथाइल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एंड एक ही क्लोरीन ग्रुप होता है। इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है।
अब इसके स्ट्रक्चर से देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सिंपल, इसमें आपके पास बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन रिंग पे फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप, देन इसी के पैरा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप, एंड यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप रहेगा। और इसका जो केमिकल नाम रहता है वो रहता है, 4 पोजीशन पे यहाँ पे क्लोरो है, दिस पोजीशन 1 2 3 एंड 4। तो फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, एंड ये पूरा जो बाकी कंपाउंड बच गया ये आपका होता है फिनॉल। तो ये इसका केमिकल नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 3 मिथाइल फिनॉल। एंड ये कैसा कंपाउंड है, क्लोरोक्रिसोल कैसा कंपाउंड है? सो ये आपका एक पोटेंट डिसइंफेक्टेंट है। इट इज़ अ पोटेंट डिसइंफेक्टेंट एज वेल एज एंटीसेप्टिक। तो ये इसका यूज़ रहता है, ये यूज़ इसके इम्पॉर्टेंट है, बाकी इसका स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IUPAC नेम ऑफ सल्फा ग्वानिडिन इज, सल्फा ग्वानिडिन का IUPAC नेम क्या है? सो सल्फा ग्वानिडिन का IUPAC नेम होता है 2,4-अमाइनोफिनाइल सल्फोनिल ग्वानिडिन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो इसमें अभी इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें सिंपल जो है वो यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगी, इस पोजीशन पे यहाँ पे NH2 ग्रुप आएगा, एंड इसके ठीक ऑपोजिट पोजीशन पे आपका SO2 ग्रुप आएगा, SO2 NH, एंड अगेन यहाँ पे C आएगा कार्बन, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड NH एंड सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर रहता है किसका, सल्फा ग्वानिडिन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपकी ये आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन। तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो है, पूरी रिंग क्या है, दिस इज़ अ फिनाइल रिंग, आपको एक रिंग याद रखनी है। एंड अमाइनो ग्रुप किस पोजीशन पे है वो आपको याद रखना है। फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो है, रिंग आपकी फिनाइल है, ये वाली मोइटी आपकी सल्फोनिल ग्वानिडिन मोइटी हो जाती है, एंड ये आपका यहाँ से सेकंड पोजीशन पे आएगा, एंड इस रिंग की ये फोर्थ पोजीशन है। तो उस हिसाब से इसका जो IUPAC नेम बनेगा वो बनेगा 2,4-अमाइनोफिनाइल सल्फोनिल ग्वानिडिन। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएंजाइम FAD इज डेरिवेटिव ऑफ। सो कोएंजाइम FAD जो है वो किसका डेरिवेटिव है? सो इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन का जो कोएंजाइम होता है वो होता है आपका FAD। ठीक है, FAD की फुल फॉर्म देख लेते हैं। सो FAD आपका होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये इसका फुल फॉर्म होती है FAD की। अब FAD की बात करूं तो FAD जो है वो आपका फॉर्म होता है किससे, FMN से, जो कि आपका रहता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है आपका FMN, जिसके जहाँ से आपका FAD बनता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ AMP मोइटी फ्रॉम ATP। ठीक है, ATP की यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगी एंड इट विल गिव AMP एंड रिजल्टेंट कंपाउंड विल बी FAD। सो इसमें दो कोएंजाइम राइबोफ्लेविन के आपको दो कोएंजाइम याद रखने हैं, एक आपको याद रखना है FAD, दूसरा आपको याद रखना है FMN। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म मैंने इसके आपको बता दी। देन इसके अलावा अदर कुछ इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम्स देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ नियासिन की, तो नियासिन के जो कोएंजाइम हैं वो आपके आते हैं NAD एंड NADP। तो ये दो कोएंजाइम आपके नियासिन के। NAD क्या होता है, इट इज़ निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये आपका होता है NAD, एंड NADP आपका होता है सेम निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये होता है आपका NADP। ये दोनों ही आपके नियासिन के क्या हैं, कोएंजाइम्स हैं। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं विटामिन B6 की,
ठीक है। विटामिन B6 के ऊपर भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसके कोएंजाइम के ऊपर। तो विटामिन B6 आपका क्या होता है, इट इज़ पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन आपका होता है विटामिन B6 एंड इसका जो आपका कोएंजाइम है वो है आपका पेरिडॉक्सल फॉस्फेट। ठीक है, पेरिडॉक्सल फॉस्फेट, जिसको एब्रीवेट करके लिखा जाता है PLP। ठीक है, पेरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है वो आपका विटामिन B6 दैट इज़ पेरिडॉक्सिन, इसका कोएंजाइम है। देन इसके अलावा अगर मैं विटामिन B12 की बात करूं, ये विटामिन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B12 का जो कोएंजाइम है, इसके भी आपके दो कोएंजाइम्स होते हैं। एक आपका आता है डीऑक्सी एडेनोसिल कोवैलामिन एंड दूसरा आपका आता है मिथाइल कोवैलामिन। ठीक है, ये दो कोएंजाइम आपको याद रखने हैं किसके, विटामिन B12 के। देन मैं बात करूं फॉलिक एसिड की, तो फॉलिक एसिड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो कोएंजाइम होता है वो आपका होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट इज़ द कोएंजाइम ऑफ फॉलिक एसिड। तो ये कुछ कोएंजाइम है डिफरेंट विटामिन के जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट एग्जिट ऑफ। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो किस ऑर्गन के एग्जिट पे प्रेजेंट होता है, सो इट इज़ प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ गॉल ब्लैडर। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन इसके अलावा अगर मैं गॉल ब्लैडर की बात करूं तो इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिजर्वॉयर ऑफ वाइल कौन होता है। रिजर्वॉयर ऑफ वाइल या फिर स्टोर्ड वाइल को रिलीज़ कौन करता है, स्टोर्ड वाइल का रिलीज़ कौन करता है। तो ये दोनों ही काम आपके किसके रहते हैं, गॉल ब्लैडर के। अब गॉल ब्लैडर क्या करता है, जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब गॉल ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, मसल्स जब इसकी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वाइल जो है वो पास होता है थ्रू द वाइल डक्ट्स टू द ड्यूडेनम। ठीक है, पास होके कहाँ चल जाता है, ड्यूडेनम में। अब इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो गॉल ब्लैडर की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपकी स्टिमुलेट होती है बाय हार्मोन जिसे कहा जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। एब्रीवेट करके लिखते हैं इसको CCK, जो कि आपका होता है कोलेसिस्टोकाइनिन एंड ये आपका ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है, इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम ड्यूडेनम। अब जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, इसकी रिलैक्सेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। इसकी रिलैक्सेशन कौन करता है, सो रिलैक्सेशन के लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेसिस्टोकाइनिन एंड ये एक रिफ्लक्स रिस्पॉन्स देता है टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक ये हार्मोन याद रखना है कोलेसिस्टोकाइनिन एंड दूसरा आपको याद रखना है रिजर्वॉयर ऑफ वाइल एंड रिलीज ऑफ स्टोर्ड वाइल कौन करता है, ये भी आपका होता है गॉल ब्लैडर। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय। तो मेल सेक्स हार्मोन है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ये सिक्रीट कौन करता है इसे, तो इट इज़ सिक्रीटेड बाय द लेडिक सेल्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका बनता है फीमेल सेक्स हार्मोन के ऊपर। तो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो ये आपका होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन्स जो हैं वो आपके फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूँ तो फर्टिलाइजेशन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एग की स्पर्म से फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे होती है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो आपकी फेलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब में। ये एक नाम आपको याद रखना है, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, मेनली फर्टिलाइजेशन
एग की स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में। दूसरा एक क्वेश्चन आता है इसी में आपका प्रोजेस्टेरोन को लेकर के, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है। सो प्रोजेस्टेरोन जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपका कॉर्पस लूटियम में प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इट इज़ प्रोड्यूस इन द कॉर्पस लूटियम। एक क्वेश्चन बनता है आपका स्पर्म के ऊपर कि जो स्पर्म है तो मेल में कौन सी ऐसी ट्यूब होती है, कौन सी ऐसी ट्यूब होती है जो कि आपके स्पर्म को कैरी करती है, कहाँ से? टेस्टिस से लेकर के प्रोस्टेट ग्लैंड तक लेकर के आने वाली कौन सी ऐसी ट्यूब होती है? तो ये ट्यूब आपकी होती है वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस जो है ये ट्यूब का नाम होता है जो कि आपकी स्पर्म को टेस्टिस से लेकर के प्रोस्टेट ग्लैंड तक लेकर के जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो आपका बनता है मेल स्टरलाइजेशन के ऊपर, मेल स्टरलाइजेशन एंड फीमेल स्टरलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। ये दोनों ही जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। तो जो मेल स्टरलाइजेशन है उसे कहा जाता है बेसेक्टोमी, एंड जो आपकी फीमेल स्टरलाइजेशन है उसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। मेल स्टरलाइजेशन को क्या कहा जाता है? इट इज़ बेसेक्टोमी एंड फीमेल स्टरलाइजेशन इज ट्यूबेक्टोमी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है आपका फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे क्या कहा जाता है? सो फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। सो ये काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं वो इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो विटामिन की डेफिशिएंसी के ऊपर हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक विटामिन है उसी के ऊपर हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सो पेलेग्रा जो है वो आपका विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है। एंड विटामिन B3 जिसको नियासिन कहा जाता है या फिर निकोटिनिक एसिड इसे कहा जाता है, ठीक है। ये दो नाम इसको आपको याद रखने हैं विटामिन B3 के केस में। इसके अलावा इसको पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग, ठीक है। ये किसे कहा जाता है? नियासिन को। अब नियासिन के दो को एंजाइम है जो कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखे। तो एक इसका को एंजाइम है NAD पॉजिटिव और दूसरा है आपका NADP पॉजिटिव। तो ये दोनों को एंजाइम है किसके? नियासिन के, जो कि आपके ये दोनों ही आपके कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? ये आपके असेंशियल अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। एंड उस असेंशियल अमाइनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन असेंशियल अमाइनो एसिड है जहाँ से आपके ये दोनों कोएंजाइम नियासिन के जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। इसके अलावा नियासिन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसका ये डेरिवेटिव है? सो ये आपका पिरिडीन डेरिवेटिव है, ठीक है। पिरिडीन डेरिवेटिव है आपका कौन? नियासिन। इसका स्ट्रक्चरल नाम जो है इट इज़ पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये इसका केमिकल नाम है या स्ट्रक्चरल नेम है किसका? नियासिन का। अब हम आते हैं डेफिशिएंसीज के ऊपर। तो यहाँ पे एक दिया गया है विटामिन B1 जो कि आपका होता है थायमिन। तो थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या कॉज होता है? एक कंडीशन आपको याद रखनी है वेरी। दूसरी आपको याद रखनी है वर्निके कोर्साकोफ सिंड्रोम, ठीक है। वर्निके कोर्साकोफ सिंड्रोम, ये दो कंडीशंस विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की केस में आपको मोस्टली याद रखनी है। देन बात करूं विटामिन B5 की। विटामिन B5 आपका होता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड, जो कि आपका वर्निंग फीट सिंड्रोम जो है इसमें कंडीशन आपको देखने को मिलती है वर्निंग फीट सिंड्रोम। एंड इसको
चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। देन इसके अलावा अगर मैं विटामिन B7 की बात करूं तो विटामिन B7 आपका होता है बायोटिन, जिसको विटामिन H भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन H। ये एक सल्फर कंटेनिंग बी कम्प्लेक्स विटामिन है। इट इज़ ए सल्फर कंटेनिंग बी कम्प्लेक्स विटामिन एंड इसकी डेफिशिएंसी से एक कंडीशन आपको याद रखनी है, ग्लोसिटिस। दूसरी आपको याद रखनी है डर्मेटाइटिस। देन अनीमिया भी इसमें कोज हो जाता है एंड लॉस ऑफ एपेटाइट कंडीशन भी विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से होती है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अब्जॉर्प्शन बेस। अब्जॉर्प्शन बेस का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो अब्जॉर्प्शन बेस का एग्जाम्पल इसमें से है आपका वूल फैट। ठीक है, वूल फैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अब्जॉर्प्शन बेस। सो बेसिस जो हैं वो बेसिकली आपके डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। लाइक सपोजिटरीज में अलग बेसिस यूज़ किए जाते हैं, कैटेगरीज जो है वो मोस्टली सिमिलर ही हैं, लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल्स एडिशनल या उसमें कम ज़्यादा जो है वो इसमें रहते हैं। लाइक पेस्ट के केस में भी आपको बेसिस मिलेंगे, ऑइंटमेंट के केस में, सपोजिटरीज के केस में। तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सो फैट जो है वो आपका एक अब्जॉर्प्शन बेस है। इसके अलावा अगर मैं मैक्रोगोल की बात करूं तो मैक्रोगोल जो है वो आपका एक एक्वस बेस है। इट इज़ एन एक्वस बेस। कोकोनट ऑयल की बात करूं तो ये आपका ओलियजिनस बेस है। इट इज़ ओलियजिनस बेस। एंड जो आपका PEG है दैट इज़ पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ये आपका वाटर सोल्यूबल बेस है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल या फिर इसको ग्रीस लेस ऑइंटमेंट बेस भी आपका PEG होता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपका ऑइंटमेंट बेसिस के ऊपर पूछा गया है, क्योंकि उसी में ये सारे के सारे जो बेसिस हैं वो रहते हैं। तो इसमें आपको मेनली 3 से 4 कैटेगरीज आपको बेसिस की देखने को मिलेगी ऑइंटमेंट बेसिस में, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी आपकी आती है ओलियाजिनस एंड हाइड्रोकार्बन बेसिस। इसमें फर्दर 2 कैटेगरीज आती हैं। एक आती है आपकी नेचुरल, दूसरी आपकी आती है सिंथेटिक। जो नेचुरल ओलिजिनस बेसिस है उसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल हो गया, एलमंड ऑयल हो गया, सीसेम ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिक्विड पैराफिन भी आ जाती है। ठीक है, लिक्विड पैराफिन इसमें आ जाती है। पेट्रोलेटम जो है इट इज़ अ नेचुरल ओलिजिनस ऑइंटमेंट बेस। इसके अलावा माइक्रो क्रिस्टलाइन बैग्स इसमें आ जाती है, प्लास्टिक बेसिस आ जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ सिंथेटिक की, तो सिंथेटिक में आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं सिलिकॉन्स। सिंथेटिक में कौन आ जाते हैं? सिंथेटिक में आते हैं सिलिकॉन्स। देन ऑइंटमेंट बेसिस में जो दूसरी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है वो आपकी रहती है अब्जॉर्प्शन बेसिस। कौन सी रहती है? अब्जॉर्प्शन बेसिस। तो इसमें फर्दर 2 कैटेगरी आती हैं। पहली आपकी आती है एनहाइड्रस, दूसरी आपकी आती है हाइड्रस। पहली एनहाइड्रस, दूसरी हाइड्रस। एनहाइड्रस में आपका हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम आता है एंड एनहाइड्रस लेनोलिन आती है, जिसको वूल फैट कहते हैं। जबकि हाइड्रस अब्जॉर्प्शन बेसिस में आपका सिंपल लेनोलिन आता है एंड हाइड्रस वूल फैट आता है, जो कि आपका, ठीक है, लेनोलिन जो है वो आपका हाइड्रस वूल फैट 70% होता है एंड 30% जो है वो वूल फैट होता है एंड प्योरीफाइड वाटर। तो इसकी लेनोलिन की कंपोजिशन होती है। इसके अलावा हाइड्रस में आपका रोज़ वाटर ऑइंटमेंट, कोल्ड क्रीम, वूल अल्कोहल ऑइंटमेंट, ये सारी आपकी हाइड्रस अब्जॉर्प्शन बेसिस में आती हैं। देन थर्ड कैटेगरी इसमें आती है इमल्शन बेसिस। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? इट इज़ इमल्शन बेसिस। तो इमल्शन बेसिस में 2 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी, वाटर इन ऑयल एंड दूसरी आपको मिलेगी ऑयल इन वाटर बेसिस। वाटर इन ऑयल में आपका कोल्ड क्रीम आ जाएगा, ठीक है, रोज़ वाटर ऑइंटमेंट आ जाएगी एंड लेनोलिन आ जाएगी।
जबकि ऑयल इन वाटर में आपका इमल्सिफाइंग वैक्स आएगी, सेट्रीमाइड इमल्सिफाइंग वैक्स आएगी, या फिर हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट। सो ये आपके सारे ऑयल इन वाटर बेसिस में आएंगे। देन इसमें फोर्थ कैटेगरी है, वो है आपकी वाटर सोल्यूबल बेसिस, जिन्हें ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेसिस भी कहा जाता है, जिसमें आपके PEGs आ जाते हैं, दैट इज़ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जिनको कार्बोवैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, कार्बोवैक्स। ठीक, कार्बोवैक्स कौन से होते हैं? दे आर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन इवैल्यूएशन पैरामीटर टेस्ट फॉर द पेरेंटल्स। ठीक है, पेरेंटल्स के लिए इनमें से कौन सा एक इवैल्यूएशन पैरामीटर टेस्ट जो है वो नहीं है। तो इसमें से टोनिसिटी टेस्ट जो है वो आपका इवैल्यूएशन पैरामीटर टेस्ट नहीं है, किसका? पेरेंटल्स का। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपके इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं पेरेंटल्स के लिए, उसमें आपका लीकर्स टेस्ट आ जाता है, स्टर्लिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, इसके अलावा एक क्लैरिटी टेस्ट भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। अब इनको कुछ कुछ को हम डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले देखते हैं लीकर्स टेस्ट को। तो लीकर टेस्ट जो है वो आपका एम्प्यूल्स के लिए जो है वो मोस्टली होता है। इट इज़ फॉर एम्प्यूल्स। लीकर्स टेस्ट इज़ मोस्टली एप्लीकेबल फॉर एम्प्यूल्स, जिसमें आपका 1% मिथाइलिन ब्लू डाई जो है वो यूज़ की जाती है। ये डाई का नाम आपको याद रखना है लीकर्स टेस्ट में, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता है। देन इसके अलावा एक टेस्ट आपका आता है क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट जो है वो आपका पर्टिकुलेट मैटर टेस्ट होता है, जिसमें आपका लाइट स्कैटरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जो कि है आपका नेफेलोमीटर। ठीक है, नेफेलोमीटर इट इज़ ऑल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपका क्लैरिटी टेस्ट के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लाइट अब्जॉर्प्शन या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कोल्टर काउंटर ऑपरेटर्स भी इसमें यूज़ किया जाता है। कौन सा? कोल्टर काउंटर ऑपरेटर्स जो है वो क्लैरिटी टेस्ट में यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं पायरोजन टेस्ट की, तो पायरोजन टेस्ट में आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम याद रखना है, लाल टेस्ट, जिसमें आपका टेस्ट के नाम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, लाल की फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सो लाल टेस्ट जो है वो आपका होता है लिमुलस मोइवोसाइट लाइसेट टेस्ट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपका रैबिट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पायरोजन टेस्ट में रैबिट्स का यूज़ किया जाता है। सो एनिमल के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बनता है, टेस्ट के नाम के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बनता है, एंड इसकी फुल फॉर्म के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन बात करूँ स्टर्लिटी टेस्ट की, तो स्टर्लिटी टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो मेथड्स जो अब आपको मोस्टली याद रखने हैं। एक मेथड आपको याद रखना है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, दूसरा आपको याद रखना है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन आपका बनता है मीडियम के ऊपर कि इसमें कौन कौन सा मीडियम जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका एक तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ मीडियम यूज़ किया जाता है, एंड ये किस केस में? ये एरोबिक कंडीशन में यूज़ किया जाता है। वहीं पे अगर दूसरे की बात करूं तो इसमें फ्लूड थायोग्लाइकोलेट मीडियम। तो ये फ्लूड थायोग्लाइकोलेट मीडियम जो है वो आपका एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। तो इसमें अगर एनारोबिक की बात की जाए तो उसमें आपका मोस्टली फ्लूड थायोग्लाइकोलेट मीडियम ही जो है वो यूज़ होता है। बाकी एरोबिक में तो आपके दोनों ही यूज़ होते हैं, न्यूट्रिएंट ब्रोथ भी एंड सोडियम थायोग्लाइकोलेट भी। इसके अलावा एक मीडियम इसमें आता है, थर्ड मीडियम की बात करूं तो इसमें एक मीडियम होता है सोयाबीन कैसीन
डाइजेस्ट, ठीक है। ये आपका फंगाई एरोबिक के लिए यूज़ होता है। इट इज़ फॉर फंगाई एरोबिक इनोकुलेशन। सो इसमें ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। पहला न्यूट्रिएंट ब्रोथ जो कि एरोबिक के लिए यूज़ होता है। दूसरा आपका फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट जो कि एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों के लिए। तीसरा आपका सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट जो कि आपका फंगाई एरोबिक के लिए। तो ये आपको सारे के सारे मीडियम एंड जो भी मैंने इसमें यहाँ पे आपको 4 टेस्ट बताए, चारों आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।